गुड इवनिंग बच्चों। एचपी शुक्ला एजुकेट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं सुशील कुमार सिंह साइकोलॉजी के साथ उपस्थित हुआ हूं। आपको मैंने अधिगम सिद्धांत पढ़ाए थे। अधिगम सिद्धांत को मैंने यह बताया था दो भागों में बांटा गया था। एक तो सिद्धांत था व्यवहारवादी, दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत था। उस व्यवहारवादी सिद्धांत में जो आपने पहला पढ़ा था वो पढ़ा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसकी चर्चा मैंने आप सबसे कर दी थी। दूसरा आपने पढ़ा था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब तीसरा आपने पढ़ा आज हम क्लास लेंगे जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चौथा आपका हल था, पांचवा गुथरी था। मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में आपको 3 ही रखे गए हैं, बाकी पढ़ते हल का सिद्धांत है। हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था जो आपके पाठ्यक्रम ने। लेकिन कभी कभार पूछते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब आपका पहला हो गया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया था। प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर किया था, इसके उपनाम भी आपको बता दिया। दूसरा सिद्धांत आपने पढ़ा था इवान पीपाला, जो 1904 में दिया था। प्रयोग किस कुत्ते पर किया था और आपके उपनाम सारे बता दिए। इसके बाद तीसरा सिद्धांत था जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। इस सिद्धांत की चर्चा हम करेंगे। इसमें आपने पहले एक पाठ्यक्रम पढ़ा होगा, इसमें आपने एक पाठ्यक्रम पढ़ा होगा कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौड़ नियम। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। एक तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। प्रभाव के नियम के आधार पर ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आधारित है। जिस पर बालक कोई भी अनुक्रिया करता उसका प्रभाव अगर संतोषजनक होता है या प्रभावपूर्ण होता है तो उसका उस उद्दीपक से अनुबंधन होता है। तो वही सिद्धांत के आधार पर क्रिया प्रसूत सिद्धांत रखा गया है। ठीक, अब हम तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब सबसे पहले बारी यही आती है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आप सीधे सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं कि स्किनर है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर। दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछे जाते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग आपके 2 नाम आते हैं, एक तो चूहा आता है, दूसरा कबूतर आता है। जो चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया हुआ था, पहला चूहा, दूसरा उन्होंने किस पर किया? कबूतर पर किया। यह प्रयोग 1938 में किया था और यह प्रयोग उन्होंने 1943 ईस्वी में किया हुआ था। कौन सा? पहला जो प्रयोग किया था 1938 ईस्वी में और आपका दूसरा प्रयोग उन्होंने किया था कब? 1943 ईस्वी में। अब सिद्धांत क्या कहता है? मैंने सिद्धांत में बताया कि सिद्धांत इनका कहता है
कि अगर कोई व्यक्ति या प्राणी किसी भी उद्दीपक के प्रति, मान लीजिए आप जो है कोई भी उद्दीपक के प्रति आप अनुक्रिया करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, अगर उस अनुक्रिया में उसे सफलता मिलती है, उस अनुक्रिया में उसे अगर सफलता मिलती है तो यह सफलता ही उसे क्या मिलता है, यह सफलता से उसे पुनर्बलन मिलता है। क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। ठीक, मैंने ये कहा कि कोई भी प्राणी कोई किसी भी उद्दीपक के प्रति क्या करे, अनुक्रिया करता है, तो अनुक्रिया में क्या होता है, उससे अगर संयोगवश सफलता मिल जाती तो ये सफलता क्या होती है, तो उसे पुनर्बलन का कार्य करती है। और पुनर्बलन वह शब्द है जिसके द्वारा कि व्यक्ति या प्राणी के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्लियर? चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, यस या नो जरूर करिएगा कि हाँ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। पुनः स्पष्ट कर देते हैं, स्किनर ने अपने सिद्धांत में यह कहा कि किसी भी व्यक्ति किसी भी उद्दीपक के प्रति अगर प्राणी अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया में उसे संयोग व सफलता मिल जाती है और वह सफलता ही उसे पुनर्बलन का कार्य करती है। ठीक, तो आपको यह भी बता दिया पुनर्बलन वह शब्द है जिसके द्वारा बालक के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है या उसकी कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? या तो उसकी दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है या वो अनुक्रिया बार बार करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे आपको बता दे सकते हैं कि मान लीजिए आप घर पर अकेले हो और मम्मी पापा कहीं चले गए, ठीक, और आपको क्या मिल जाए, स्कूटर की चाबी मिल जाए, स्कूटर की चाबी मिल जाती है। अगर वो चाबी लगाकर आप स्टार्ट कर लेते हैं और आपको स्टार्ट हो जाती है तो जो गाड़ी आपकी चल जाती है, अगर आप उसे स्टार्ट कर लेते हैं या चला लेते हैं तो जो चलना आपका प्रारंभ हो वही पुनर्बलन का कार्य करते हो। अगली बार जब भी आप कोई काम करते हो, अगर मम्मी पापा नहीं है, अगर चाबी आपको दिखी तो फिर आप वो स्कूटर लेके निकल जाओगे, फिर वो नहीं दिखोगे। वही अगर वो स्कूटर न स्टार्ट होती, अगर वो न चला पाता तो चाबी रखी रहती, कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर आपको पास ऐसे है तो अगर आपको वही स्टार्ट होना या उसका चल जाना, स्टार्ट अगर हो रही है तो यही उसको क्या व्यक्ति के लिए पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद वह अनुक्रिया दोबारा कर लेता है। ऐसा भी आप समझ सकते हो कि अगर घर में मम्मी अगर आपकी मिठाई रखी हो कहीं पे, मम्मी की अनुपस्थिति में आप ढूंढते हो इधर उधर, अगर आप ढूंढते हो अगर नहीं मिलती तो मम्मी की अनुपस्थिति में क्या दोबारा प्रयास करोगे? नहीं ना। लेकिन वो पहली बार अगर आपको मिल जाती है ढूंढने के बाद, अगर वो भले कहीं स्थान पर स्थानांतरित कर दिए, हटा दी जाए, फिर भी मम्मी की अनुपस्थिति में आप फिर पुनः आप मिठाई को ढूंढोगे कि उसे हमें प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि जो आपको सफलता मिली थी उसमें, यह सफलता ही आपको क्या कहलाती है, पुनर्बलन का कार्य कर रही थी। ठीक, अब इसके बाद आपसे मेरा प्रश्न था कि एक प्रश्न कभी आपसे यह पूछा जाता है, जो स्किनर का यह सिद्धांत है कि थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के पर आधारित है। क्योंकि प्रभाव का नियम यही कहता है, आपने पढ़ा था 3 नियम, एक तो पहला आपने पढ़ा था अभ्यास का नियम, दूसरा आपने पढ़ा प्रभाव का नियम, तीसरा आपने पढ़ा तत्परता का नियम। ठीक, अब यहाँ पे प्रभाव का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी अनुक्रिया को हम करते हैं, उस अनुक्रिया का परिणाम अगर संतोषजनक होता है तो उस अनुक्रिया का प्रभाव पड़ता है, और संतोषजनक होता प्रभाव नहीं पड़ता। वही काम तो स्किनर भी बताया जा रहा कि अगर हम किसी भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया में उसे क्या होती है, संयोग बस सफलता मिल जाती है, तो यह सफलता ही क्या करती है, पुनर्बलन का कार्य करती है। और पुनर्बलन वह शब्द है जिसे कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। क्लियर हुआ यहां तक का? चलिए, इसके बाद आपको एक प्रश्न और आता है, इसे हम नैमित्तिक सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो इसमें यह था, प्रयोज्यों की अनुक्रियाओं के उपरांत जो पुनर्बलन प्राप्त हो रहा था तुरंत घटना के बाद, तो इसी कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक सिद्धांत, साधनात्मक सिद्धांत, उत्सर्जित सिद्धांत के नाम से जानते हैं।
इतना तो क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद आपको इसी सिद्धांत के तहत उपनाम पूछे जाते हैं। अब उपनाम में आपको पहले ही नाम लिखा रहता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये तो आपका पहला हो गया नाम कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके बाद आपको और दो नाम आपसे पूछे, कई नाम होते हैं, तो एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है उत्सर्जित सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। कौन सा? उत्सर्जित सिद्धांत या उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत। नंबर 3 क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उत्सर्जित सिद्धांत। अब इसी को हम कहते हैं, अभी आपको बताया कि नौमित्तिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नौमित्तिक सिद्धांत। नौमित्तिक सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? साधनात्मक। इसी को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत। क्लियर? अब इसी को हम पहले के बता दिया आपको, इसी को हम नौमित्तिक कहते हैं, साधनात्मक कहते हैं, अनुबंधन सिद्धांत। कभी कभार आपसे ऑप्शन में यही पूछे जाते हैं कि 4 नाम उपलिखे हैं, इनमें से हो सकता है एक नाम अतिरिक्त हो, और आपसे यह पूछे जाए कि इनमें से कौन उपनाम नहीं है। इसी को हम स्किनर बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। कौन सा? स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। अब स्किनर बॉक्स उनके शिष्यों ने अपने गुरु के उपहार देने के लिए यह नाम ही रख दिया था उन्होंने, स्किनर बॉक्स। इसको हम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। चलिए, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगर ऑप्शन में यह लिखा हो कि आरएस थ्योरी किसकी है और एस आर थ्योरी किसकी है, ये जरा क्लियर करके बताएं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एस आर थ्योरी क्या है और आर एस थ्योरी क्या है। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्यात्मक प्रतिबद्धता अनुबंधन सिद्धांत। अभी आपसे मैंने ये कहा कि एस आर थ्योरी किसकी है और आर एस थ्योरी किसकी है, तो आर एस थ्योरी आपकी किसकी है? स्किनर की है, ठीक। और ये किसकी है? ये थॉर्नडाइक की है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन्होंने कहा कि स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने यह कहा कि आपको, सॉरी, थॉर्नडाइक ने यह कहा था कि सबसे पहले उद्दीपक उपस्थित होगा तभी अनुक्रिया होगी, बिना उद्दीपक देखे बालक कोई भी अनुक्रिया नहीं करेगा। इन्होंने कहा वह बालक व्यक्ति वातावरण पे वह स्वतंत्र है। क्या है? वह स्वतंत्र है कि बालक से कोई भी काम कर सकता है। वो क्रिया का जो परिणाम निकलता है उस परिणाम के आधार पर बालक उस पर क्या निर्धारित हो, उस उद्दीपक से अनुबंधित होगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आर एस थ्योरी भी कहते हैं।
ठीक, अब आपसे प्रश्न यही पूछे जा सकते हैं कि इतने उपनाम दिए हों और उस नाम से आपसे पूछे जाते हैं कि यह किससे संबंधित है। ठीक, आपसे पूछे जा सकते हैं तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत है, नौमित्तिक है, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत या यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, इसी को हम स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इसी को हम कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत और इसी को हम SR थ्योरी कहते हैं। इतने उपनाम क्लियर हुए। चलिए, अब इसके बाद ही आपको अगर और आगे डिटेल जानना है, इन्होंने इस सिद्धांत को दो भागों में बांटा हुआ था। इसको, इस सिद्धांत के स्किनर के अनुसार अनुक्रियाओं को दो भागों में बांट गया। अब इन्होंने सिद्धांत को दो भागों में विभक्त किया। अब यह सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत था, जिसको हम कहते हैं कौन से, प्रतिवादित व्यवहार सिद्धांत। क्या कहते हैं, प्रतिवादित व्यवहार सिद्धांत। अब यही प्रश्न ये बनता है कि प्रतिवादित व्यवहार सिद्धांत क्या है। तो प्रतिवादित व्यवहार सिद्धांत यह है कि जिसमें व्यक्ति या प्राणी किसी उद्दीपक को देखकर, इसको उद्दीपक को देखकर अगर प्राणी या व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है, पहला सिद्धांत आपने पढ़ा कि प्रतिवादित व्यवहार, दूसरा आपने इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इनके सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया। तो पहला आपके प्रतिवादित व्यवहार सिद्धांत। अब प्रतिवादित व्यवहार सिद्धांत वह है जिसमें व्यक्ति किसी भी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। जैसे अगर बालक में प्रकाश अगर पड़ता है तो आंखें बंद कर लेता है, तो प्रकाश को देखकर वह अनुक्रिया करता है। ठीक, दूसरा जैसे सुई का चुभना, अगर बालक में सामने प्रत्यक्ष अगर आपको देखकर करता है तो उसी कहते हैं प्रतिवादित व्यवहार सिद्धांत। क्लियर हुआ। इसी को हम कहते हैं एस टाइप, इन्होंने भी बांटा था, इसको हम कहते हैं एस टाइप थ्योरी। अब इसे इसलिए कहा गया कि आपको स्टिमुलस आप देखकर अगर कोई अनुक्रिया करते हो तब उसे हम कहते हैं प्रतिवादित व्यवहार सिद्धांत। क्लियर हुआ। पहला सिद्धांत प्रतिवादित सिद्धांत है, जिसको उद्दीपक को देखकर अगर प्राणी या व्यक्ति कोई अनुक्रिया करता है तो उसका क्या कहलाता है, प्रतिवादित सिद्धांत कहलाता है। इसको हम एस टाइप भी कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, दूसरा जो उसी का था वो दूसरा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे कहते हैं तो क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार। अब इस व्यवहार में क्या रखा है, अभी तक तो आपने ये कहा, ये आपने सुना कि उसमें व्यक्ति उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एस टाइप भी सिद्धांत कहते हैं। इसमें अनुबंधन के लिए उसमें पुनर्बलन आवश्यक था। अब इसमें भी क्रिया प्रसूति, इसे हम सक्रियात्मक या सक्रियात्मक व्यवहार भी कहा जाता है किसी को, इसको हम कहते हैं व्यवहार भी कहा, और इसे हम क्या कहते हैं, आर टाइप कहते हैं। अब इसमें क्या है, व्यक्ति या प्राणी, कोई भी व्यक्ति उद्दीपक को बिना देखे अगर वह अनुक्रिया करता है तब क्या कहलाता है, आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। तो इसमें क्या, पहले में क्या था, प्रतिवादित व्यवहार में उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता था, इसमें बिना उद्दीपक देखे या बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रभाव के अनुक्रिया करता है, तो उसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसे भी कहते हैं आर टाइप कहते हैं। इसमें आपको प्रश्न आपको पढ़ा था
कि बालक या व्यक्ति या प्राणी के जब कोई कार्य के बाद अगर पुनर्बलन प्राप्त होता है तो उसी को हम कहते हैं कार्य करने की प्रवृत्ति, उस उद्दीपक से उस अनुक्रिया का संबंध जुड़ रहा। ठीक, अब यहाँ आपके पास दो तरह के व्यवहार हो गए स्किनर के अनुसार। एक तो प्रतिवादित व्यवहार जिसमें उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य थे, और दूसरा था क्रिया प्रसूत व्यवहार जिसमें उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। बिना उद्दीपक के देख करके अपनी इच्छा से वो बालक स्वयं कार्य करता है, तो उसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार। एक शब्द आपको मिला था, अभी आपने पढ़ा पुनर्बलन। यहां से भी प्रश्न आपको मिलते हैं कि पुनर्बलन शब्द क्या है, आपको प्रश्न मिलता है तो पुनर्बलन क्या है। तो पुनर्बलन वह उद्दीपक है जिसको या किसके द्वारा या उसकी उपस्थिति के द्वारा बालक की कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है या कार्य के दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पुनर्बलन वह उद्दीपक है जिसके द्वारा किसी भी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कोई भी अनुक्रिया आप करते हो, अगर पुनर्बलन मिलता है तो अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आपको कोई भी कार्य करते, पुनर्बलन वह उद्दीपक है जिसके द्वारा किसी भी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो आपको लिखा है कि पुनर्बलन वह शब्द है जो किसी भी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब आपके पास यहां भी प्रश्न होता है कि आपके पास पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? पुनर्बलन दो प्रकार के होंगे। पहला पुनर्बलन आपका होगा जिसे हम कहते हैं धनात्मक पुनर्बलन। दूसरा आपके पास होगा ऋणात्मक पुनर्बलन। आपको मैंने कहा पुनर्बलन वह शब्द है या वह उद्दीपक है जिसके द्वारा किसी भी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन आपका दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा है आपका ऋणात्मक पुनर्बलन। अब धनात्मक पुनर्बलन क्या है? चलिए कमेंट करके बताइएगा धनात्मक पुनर्बलन क्या है। हमारा प्रश्न ये था कि आपने दो प्रकार के पढ़ा, एक तो ऋणात्मक दूसरा धनात्मक। अब ये धनात्मक पुनर्बलन क्या है? तो धनात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन कहलाता है जिसकी उपस्थिति पर अनुक्रिया पर, धनात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है कि जिसकी उपस्थिति पर या कोई भी आप पुरस्कार देते हैं जिसकी उपस्थिति पर अनुक्रिया को दोहराए जाने की धनात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है जिसकी उपस्थिति से अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? प्रायिकता बढ़ जाती है कि वो बालक या व्यक्ति कोई भी कार्य बड़ी आसानी से कर सकता है। जैसे किसी भी बालक को क्या करते हैं, आप अगर प्रशंसा करते हैं तो उसकी क्या कार्य करने की दर बढ़ जाती है।
अगर किसी भी बालक को अगर पुरस्कार की प्राप्ति हो जाती है तो कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार के पास है, अगर उसे क्या होता है कोई पुरस्कार या मेडल मिल जाता है, वो कोई भी बात हो, तो धनात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन होता है जिसकी उपस्थिति पर अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं। जैसे अगर किसी बालक की आप बार बार प्रशंसा करते हो या उसे पुरस्कार मिलता है या उसे मेडल दिया जाता है, ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। ठीक, इसी पर दूसरा है आपका जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन। अब ऋणात्मक पुनर्बलन क्या है, जस्ट उसका उल्टा बताएंगे आप सब। अब ऋणात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन कहता है कि जिसके हटाए जाने पर, जिसके हटाए जाने पर कार्य की प्रायिकता या कार्य करने की दर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब हालांकि बड़ी कक्षाओं में बड़ी कक्षाओं में आपको तेज शोर, निंदा या पनिशमेंट देना स्वीकार नहीं किया गया। तो यहाँ पे लेकिन टेट में प्रश्न आपके पास यही होता है कि आप किसी भी बालक को दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड आपका निगेटिव पुनर्बलन स्वीकार नहीं किया गया। तेज शोर करते हो आप या तेज आवाज में बात करते हो, किसी भी बालक की निंदा करते हो, तो आपको वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। क्लियर हुआ। धनात्मक में है दोहराए जाने अगर उपस्थित होगा कि प्रक्रिया बढ़ेगी, और ऋणात्मक में हटाए जाने पर प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। यहीं पे एक प्रश्न और पूछे जा सकते हैं कि आपका जो पुनर्बलन है, सतत पुनर्बलन क्या है और असतत पुनर्बलन क्या है। सतत पुनर्बलन। अब सतत पुनर्बलन क्या है और असतत पुनर्बलन क्या है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सतत का मतलब होता है कि प्रत्येक सही अनुक्रिया पे, प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद जब आपको पुनर्बलन मिलता है तो उसे हम सतत पुनर्बलन कहते हैं। प्रत्येक सही अनुक्रिया पर, सही अनुक्रिया पर मिलने वाला पुनर्बलन। अगर हम एक अनुक्रिया करते हैं, दो अनुक्रिया करते हैं, जैसे भी अनुक्रिया करते हैं, हमको तुरंत पारितोषिक के रूप में पुनर्बलन की प्राप्ति हो जाती है। सतत का मतलब होता है लगातार 1 2 3 4 5 6, इसके बाद लगातार चल रहा हो, तो इसे हम कहते हैं सतत पुनर्बलन। अब आपका असतत का मतलब होता है, इसे हम ड्रॉप कर रहे हैं कि कई अनुक्रियाओं के उपरांत। असतत का मतलब होता है कई सही अनुक्रियाओं पर, अनुक्रिया पर। अब यहां भी इसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक तो आपके पास है क्या, असतत को भी कई भागों में दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अनुपातिक पुनर्बलन। क्या है, अनुपातिक पुनर्बलन। और दूसरा क्या है, अनुपातिक पुनर्बलन। वह पुनर्बलन कहता है कि जैसे कोई भी अनुपात में कोई भी अनुक्रिया, जैसे 5 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, आप इस अनुक्रियाओं के उपरांत अगर आपको पुनर्बलन मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं अनुपातिक। अनुक्रिया कर रहा है उसके उपरांत आपको दिया जा रहा है तो उसे हम अनुपातिक पुनर्बलन कहते हैं। इसी पर आपका निश्चित
पुनर्बलन, तो निश्चित अंतराल पुनर्बलन क्या कहलाता है? अंतराल पुनर्बलन। अब अंतराल पुनर्बलन क्या है? अंतराल का मतलब होता है कुछ निश्चित समय या सेकंड के बाद, जैसे किसी भी बालक को 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद अगर हम उसे देते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतराल पुनर्बलन। ठीक, किसी समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल के बाद अगर हम दिए जा रहे हैं तो आपके पास ये प्रक्रिया है। तो आपकी जो स्किनर का सिद्धांत था यहीं पर खत्म हुआ। इसमें आपको मैंने पहले ही आपको पूरी चर्चा कर दी है कि पहली बात है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर ने किया था। BF स्किनर नाम आता है। कब दिया? 1938 में। प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर और कबूतर पर। अब सिद्धांत आपको बता दिया कि कोई भी व्यक्ति या प्राणी किसी भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, उस अनुक्रिया के सही या सफलता होने पर या सही होने पर उससे पुनर्बलन की प्राप्त होती है। ठीक, तो उस उद्दीपक से उस अनुक्रिया का क्या होता है? संबंध जुड़ जाता है। जब आपके पास सफलता मिल जाती है तो इस उद्दीपक से इस अनुक्रिया का संबंध जुड़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब आपसे मैंने यही कहा, आपसे पूछे जा सकते हैं उपनाम। मैंने आपके उपनाम सारे बता दिए कि इसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, इसी को हम उत्सर्जित सिद्धांत कहते हैं, नौमित्तिक सिद्धांत, साधनात्मक सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत कहते हैं, स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता कहते हैं, और इसी को RS कहते हैं। यस आर अगर होगा तो वो थॉर्नडाइक का था, और RS होगा, आर इसमें पहले अनुक्रिया होगी फिर आपको स्टिमुलस होगा, और उनमें क्या होगा? पहले स्टिमुलस होगा फिर अनुक्रिया होगी। फिर आपको बताया कि इनके जो सिद्धांत थे उन्हें व्यवहारवादी सिद्धांत को 2 भागों में बांट दिया था अपने ही सिद्धांत को। एक तो प्रतिवादी व्यवहार सिद्धांत था, दूसरा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था। तो जो प्रतिवादी व्यवहार सिद्धांत था उसमें बालक या व्यक्ति किसी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। क्या करता है? उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। जैसे प्रकाश को देखकर आंखें बंद कर लेना या सुई चुभे होने पर हाथ पीछे कर लेना, इसी को हम कहते हैं एस टाइप कहते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत पढ़ा था आपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उसमें बिना उद्दीपक देखे बालक या व्यक्ति से अनुक्रिया कराई जाती है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। सक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं आर टाइप, एस टाइप। अगर इस तरह का वर्गीकरण आया तो आपका आर टाइप किसमें? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। एक चीज और ध्यान है, एस टाइप को आप किसको भी कहते हैं? आप पावलोव के सिद्धांत को भी कहते हैं, स्टिमुलस। ठीक, उसे भी कहा गया है। अब उद्दीपक को बिना देखे अगर कोई बालक या व्यक्ति अनुक्रिया करता है तो उसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। अब यहीं पे आपको पुनर्बलन शब्द की व्याख्या कर दी गई। पुनर्बलन वह अनुक्रिया है, वह शब्द है या उद्दीपक है जिसके द्वारा अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यह 2 प्रकार को आपको बताया गया, तो धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। अब धनात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन कहलाता है जिसकी उपस्थिति पर बालक की कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर किसी भी बालक की आप प्रशंसा करते हैं, शाबाश बेटा बहुत अच्छा, तो उसके कार्य करने की दर बढ़ती है। और यहीं पे निगेटिव आपको कहते हैं, निगेटिव पुनर्बलन वह कहलाता है जिसकी अनुपस्थिति पे, जिसके हटाए जाने पर, अगर किसी भी बालक को अगर उस अनुक्रिया को हटा दिए जाते हैं, अगर आप दंड हटा देते हैं, तेज आवाज से बात नहीं करते हैं, तो दोहरा कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही, तो इसे हम ऋणात्मक कहते हैं। इसके बाद भी आपको पुनर्बलन 2 प्रकार के बताए गए। आपसे मैंने कहा कि सतत पुनर्बलन है और क्या है? असतत पुनर्बलन। जैसे कि नाम से ही सीधा लिखा है, सतत मतलब कंटिन्यू, तो प्रत्येक सही अनुक्रिया पर ही गिनने वाला। जैसे 1 अनुक्रिया किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, इस पर हमें क्या मिले? सही पुनर्बलन मिलता चला जाए। अब इसे असतत का मतलब होता है, इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो समय को दिया गया, एक अनुक्रिया का दिया गया। अनुक्रिया के क्या है कि 5 अनुक्रिया के बाद, ये क्या है? अनुक्रिया के बाद, और यहाँ पे क्या है? समयांतराल दिया है। ठीक, अब आप इसमें समयांतराल पे बात कि भैया 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 11 सेकंड बाद आपको मिल रहा है। ठीक, SP शुक्ला एजुकेट क्लास में आपकी टेट के बैच प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक, अगर जिन छात्रों को एडमिशन लेना है
वो दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपके पास ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत जो तीसरा सिद्धांत था आज समाप्त हुआ। इस पर पूछे गए प्रश्न की व्याख्या हो अगले क्लास में हो जाएगी। और आपसे अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी अगर टॉपिक हो, तो आपको कमेंट के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया। ठीक, धन्यवाद, शुभ रात्रि।